तो फ्रिक्शन के डिफिकल्ट वाले सवाल जिसको कहते हैं डबल और ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम, डबल ब्लॉक सिस्टम के भी सवाल आते हैं और ट्रिपल ब्लॉक। तो इसमें क्या है कि इस ब्लॉक को उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं। इजी करने के लिए मैं पहले बेस की सरफेस स्मूथ लेता हूँ, यानी ये जो है ये स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, ठीक है। और ब्लू ब्लॉक का मास ले लो, कुछ भी ले लो, 2 kg, ब्लू वाले का 2 kg है, और पिंक वाले का मास ले लेते हैं 3 kg, पिंक वाले का मास ले लेते हैं 3 kg। M1 M2 कर लो या 2 kg 3 kg लिख लो, ज़्यादा mm लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो मैंने सीधा 2 kg लिख लिया, ये ब्लू वाला 2 kg हो गया, ब्लू कलर से, kg से पता ही लग जाएगा मास है, और ये हो गया 3 kg। चलो, और इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, ऑब्वियसली बीच की सरफेस रफ है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है मान लो 0.2 ले लेता हूँ, चलो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले, अच्छा, फोर्सेस में अब बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहले मैं काम करता हूँ कि फोर्स यहां पर लगाता हूँ, बॉटम वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। और इस बॉटम वाले ब्लॉक पे फोर्स की वैल्यू है मान लो ऐसे रैंडमली लेता हूँ 10 न्यूटन ले लेता हूँ, चलो पहले। अब ये पता करना है कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन कितने होंगे। इस ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का मान लो एक्सेलरेशन a1 है, 2 kg का a1 है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अब इसमें पहली समस्या तो नहीं है, पहली समस्या क्या है कि ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पहली चीज तो देख लो कि ये तो स्मूथ है, तो सिस्टम तो चलेगा, इस पे फोर्स लगाओगे तो ये सिस्टम तो चलेगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, क्योंकि अलग अलग चलेंगे तो दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, साथ साथ चलेंगे तो इनके सेम एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है। साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे ये हमें डिसाइड करना है। तो एक्चुअली में एक ब्लॉक होता तो उसके लिए पता है, हम चेक कर लेते कि जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज़्यादा है, ऐसे चेक कर लेते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लॉक है, तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ढंग से समझ लो, और वही सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। आपका वीडियो पॉज हो गया। क्या पॉज हो गया? वीडियो पॉज हो गया मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, अभी चालू हो गया, वीडियो पॉज हो गया बीच में। अच्छा, मैंने तो पॉज नहीं किया था। It's 6 o'clock. एक सेकंड, हाँ अब चालू हो गया, हाँ चलो अब चालू हो गया, कोई बात नहीं। सो नाउ तो सवाल ये पैदा होता है कि तो ये चलेगा तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सिस्टम तो मूव करेगा क्योंकि नीचे की सरफेस स्मूथ है। अगर इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये ब्लॉक तो पक्का चलेगा, नीचे वाला ब्लॉक। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि ये डिसाइड करना है कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट कोई प्रोसीजर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं, इसमें जो तरीका है ये मान के चलते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये मान के चलेंगे, ठीक है। सो ये एज्यूम करके चलो कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब पहला सवाल ये होता है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा ये डिसाइड करना, क्योंकि अगर ये सिस्टम मूव करेगा तो, क्योंकि फोर्स सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो अगर ये मूव करेगा तो ये फॉरवर्ड ही एक्सेलरेट करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा पूरा सिस्टम। अब हमें ये तो समझ में आ गया
कि जो पिंक वाला ब्लॉक है वो फॉरवर्ड इसलिए एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इस पे फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है। ब्लू वाले ब्लॉक पे तो फोर्स हमने कोई दिखाया नहीं है, तो इस पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगना है। तो ऑब्वियसली अगर ब्लू वाला ब्लॉक फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो इस पे फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड ही लगना चाहिए, पीछे तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये क्या कहते हैं फॉरवर्ड कैसे एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि ये देखो, अगर इसको सेपरेट कर लोगे, इसी में लॉजिकल डिफिकल्टी होती है, अगर इस पे सेपरेट करोगे, ये ब्लॉक तो सेपरेट हो गया ना, इसके ऊपर ये सरफेस का गैप है, ये जो एफ लग रहा है वो तो एफ नीचे वाले पे लग रहा है ना, ऊपर वाले पे तो नहीं लग रहा है। तो ये ऊपर वाला ब्लॉक अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो इस पे फॉरवर्ड फोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि एक ही फोर्स हो सकता है और कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। एक है नॉर्मल रिएक्शन, वो तो वेट को बैलेंस करेगा, उसकी बात नहीं करें। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग सकता है जो फ्रिक्शन फोर्स है। ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन को तुम पीछे लगाओगे तो ये फिर पीछे एक्सेलरेट करेगा, वो तो हो नहीं सकता ये पीछे, ये तो आगे एक्सेलरेट कर रहा है। हमने माना ये फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, अगर पूरा सिस्टम खींचोगे तो ये फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे तो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि पीछे होता तो पीछे एक्सेलरेट करता ही है। दोनों सरफेस के बीच में तो ब्लू वाले पे पीछे ही नहीं लगाएगा, दोनों आगे कर रहे हैं। तो दोनों आगे मूव करे तो पीछे क्यों लगेगा, ठीक है, अगर ये आगे मूव करता तो इस पे पीछे लगता, मगर यहाँ पर इसके दूसरी सरफेस के रिस्पेक्ट में देखना है, ये दूसरी सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो अभी ये तो हमें पता नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये ऐसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो ये आगे कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे ही जाएगा। अगर खिसकेगा भी, इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। सर ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ, हाँ ये हो सकता है, ये गुड, ये हो सकता है, या तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो ये इसके साथ मूव करेगा या इसके रिस्पेक्ट में पीछे जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे कभी नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये इसके साथ साथ मूव करता है, अगर मान लो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है, तब भी इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि साथ साथ अगर मूव करते हैं तब काइनेटिक फ्रिक्शन तो है नहीं, तब तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है, और इस पे फोर्स लग रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और ये फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे कौन सा फोर्स होना चाहिए, इस पे जो भी फोर्स होना चाहिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली अगर ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में अगर साथ साथ मूव करेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, अगर दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। तो कैसे भी एनालाइज कर लो, यहाँ पे ये डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने लास्ट में लिया है सेक्शन, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था डबल ब्लॉक। तो या तो ये पीछे जाएगा या साथ साथ मूव करेगा, पीछे जाएगा तब भी फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, और ये साथ साथ मूव करेगा तो अगर वो एनालाइज करो कि ये इसके साथ अगर मूव कर रहा है तब भी इसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगना चाहिए, क्योंकि आगे प्रैक्टिकली नहीं जा सकता, ये कैसे जाएगा, फोर्स तो इस पे लग नहीं रहा ना, फोर्स तो इस पे लग रहा है। तो इसको ये करके देख लो, अभी आगे क्यों नहीं जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल करके देखो, और क्या, इसको अगर नीचे से खींचोगे तो ये पीछे ही जाएगा, लग देना किसी को, किसी करके देखो, समझ आई बात। इसमें चलो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो तो किसी को बैठा लो, किसी फ्लोर पे एक चादर बिछाओ या दरी बिछाओ, उस पे किसी पर्सन को बिठा दो, ऐसे फील करो इसको, यहाँ पे फ्लोर पे एक चादर बिछाओ, ये तो घर पे कर ही सकते हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन की मैकेनिक्स बहुत इजी है, दरी बिछाओ, उसके ऊपर किसी को बिठा देंगे, अगर वो नीचे वाली जो चादर है उसको अगर खींचेंगे तो ऊपर वाला पीछे जाएगा, ऊपर वाला या तो पीछे जाएगा या इसके साथ साथ मूव करेगा, है ना। ये ऊपर ये आदमी जो बैठा है, या तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो चादर और ये आदमी साथ साथ चलेंगे आगे की तरफ, या ये पीछे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आगे जाए अनलेस कि इसके ऊपर चलता नहीं है, वो नहीं करना है कि इसको चादर के ऊपर चलना है। सर अगर मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक और ब्लू और पिंक ब्लॉक के बीच का जो मतलब रफ सरफेस नहीं और स्मूथ है, तो फिर तो क्या होगा? स्मूथ नहीं है फिलहाल, ये स्मूथ नहीं है, ये फिलहाल रफ सरफेस लिया। हाँ ये सवाल अच्छा है, मगर सवाल अच्छा है, हाँ ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। हाँ तब तो ये चलेगा ही नहीं, तब तो ये यहीं पे रहेगा। अगर ये सरफेस इन दोनों के बीच में स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक को कोई आगे नहीं चला सकता, ये अच्छा लॉजिक दिया। तो ब्लॉक आगे चलेगा, फिर तो ब्लॉक यहीं पे रहेगा। तो तब भी ब्लॉक, अगर ब्लॉक यहीं पे रहेगा
तो ये अगर कोई अर्थ से ऑब्जर्व करेगा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा रिलेटिव वाला कंसेप्ट आ जाता है, मगर उतना डेप्थ में नहीं आता है, तो रिलेटिव समझ सकते हो थोड़ा सा। अगर कोई नीचे खड़ा होगा अर्थ पे तो उसको लगेगा कि ये रेस्ट पे, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये तो चलेगा नहीं। हाँ, अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर पिंक वाले के अंदर कोई खड़ा हुआ है, तब वो उसको पीछे जाता हुआ लगेगा, है ना, क्योंकि ये खुद आगे जा रहा है, तो ब्लॉक वहीं पे रुका हुआ है और ये खुद आगे जा रहा है, तो इसको लगेगा ये पीछे जा रहा है। मगर जो आदमी जमीन पे खड़ा है उसके लिए क्या लगेगा, अर्थ पे खड़ा, उसके लिए क्या लगेगा कि ये कहीं भी नहीं जाएगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ये तुम फील कर सकते हो। तो कुल मिला के इस पे जो ये चीज पहले समझनी है कि ऊपर वाले में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल, इसीलिए सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी के सवाल होते हैं, वो ये नहीं फील कर पाते हैं कि ये फिलहाल थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ मगर रफ सरफेस है ना, यहाँ पर समझाने के लिए दिखाता हूँ, वो इस चीज को फील नहीं कर पाते हैं कि इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। तो पहला तो ये फील कर लो कि इस पे फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फॉरवर्ड क्यों लग रहा है, मेरे हिसाब से पीछे लगना चाहिए। तो कोई लॉजिक नहीं, पीछे लगने का कोई लॉजिक नहीं है ना। अगर अगर उसके चांसेस यही है कि अगर वो रेस्ट पे रह सकता है या फिर पीछे ही जाएगा, रेस्ट पे रह सकता है या पीछे रहेगा। हाँ, तो इस पे फ्रिक्शन हमेशा ये पहले फील करना है। अब ये प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, ये लॉजिकली फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके मतलब इसको प्रैक्टिकली फील करना हो, इस ब्लॉक पे आगे ही फ्रिक्शन लगेगा, पीछे फ्रिक्शन कभी नहीं लग सकता, बस ये फील करना पड़ेगा। इसमें दो लॉजिक है, पहला लॉजिक है तो पहला काइनेटिक वाला समझ गए, तो या तो ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ लगेगा, तब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। और अगर तुमने अभी तक के सवाल देखे होंगे तो एक चीज और तुम गेस कर सकते हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वही काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है। जैसे अगर ये वैसे बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, फिर भी तुम्हें समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि मान लो एक सरफेस है और तुमने ब्लॉक को अगर खींचा ऐसे और ये चलने लगा, ठीक है, सिंगल ब्लॉक चलने लगा, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी चला तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अक्सर काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा सेम ही होती है किसी सिचुएशन में। अच्छा, इसमें कैसे पीछे लगा तो उसमें पीछे नहीं लगा, किस पे? तो यहां तो सिंगल ब्लॉक है, ये डबल ब्लॉक है, ये सिंगल ब्लॉक, ये वाला केस थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे तो पीछे यहां पे इसलिए पीछे लग गया क्योंकि आगे चल रहा है, ठीक है, मगर ये भी आगे चल रहा है। ये यहां पर ये डिफरेंट है कि यहां पर फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, मगर यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो लॉजिकली ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है, आगे एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मान लो ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ नहीं जा रहा है तो ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है, और आगे अगर एक्सेलरेट कर रहा है और इस वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आगे बिना फोर्स के कैसे एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन ही लग सकता है, तो फ्रिक्शन इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां पर हम पुराना वाला एनालिसिस नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये सीधे एक्सेलरेट कर रहा है, तो थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये समझिए। और तीसरा, बहुत सारे लॉजिक है इसमें, तीसरा लॉजिक है कि जो हर जगह काम आता है, अगर गलती से भी तुमने मान लो पीछे ले लिया, मान लो पीछे इस पे ले लिया और तुम लगाओगे माइनस एफ इज इक्वल टू ए, अगर इस पे इक्वेशन लगाओगे, मान लो, बहुत सारे तरीकों से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। सपोज तुम कहते हो, सपोज तुम कहते हो कि चलो मुझे पीछे ही लेना है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए पीछे मान लेता हूँ, तुम्हारी चीज मान लेता हूँ, और ऐसा चलेगा। ऐसा रोटेशन के सवालों में बहुत आता है, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। मान लो तुमने मान ही लिया कि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, मगर ब्लॉक तो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ब्लॉक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस अलग ब्लॉक का लॉजिक लगाओगे अपने आप प्रूफ हो जाएगा। मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अभी पता नहीं कितना है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इस ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी अलग से बना दिया, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी अलग से बना दिया, ठीक है। तो इसका जो है एक्सेलरेशन, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है तो मैं सबसे लास्ट में ले रहा हूं, तो ध्यान से देखना। इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पे फ्रिक्शन तुमने पीछे लगा दिया। अब तुम्हें पता ही है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स, अब मान लो इसका ब्लॉक मास भी दिया हुआ है 2 kg,
तो एक्सेलरेशन के हमें जब फॉर्मूला लगाना है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट नेगेटिव लेंगे। तो लगाओगे माइनस एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 2, तो उससे भी एफ की वैल्यू -4 हो जाएगी, मतलब उससे भी आगे होगा। तो अगर गलती से तुम पीछे कर भी देते हो तब भी आगे आ जाएगा, समझ आई बात, तो बाद में आगे आ जाएगा। तो चाहे तुम लॉजिकली समझो चाहे ऐसे समझो, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब तुम खुद एनालाइज करो, मुझे जितना समझाना था समझा दिया, नहीं तो मैं इसी पे लगता, इसीलिए मैंने अभी तक इसको नहीं लिया है ना, सबसे लास्ट वाले टर्न पे ले रहा हूँ। मुझे पता था इस तरह की डिफिकल्टीज आएंगी, तो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करो फिर। खैर अभी ये तो सवाल शुरू ही हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब समस्या ये है, तो एक चीज हमने इतनी देर में डिसाइड कर ली, अब जिनको दिमाग में फंस रहा है वो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करो और अपने आप को जो है, मैंने हर तरीके से समझा दिया कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे होगा, ऑब्वियसली न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे होगा, ऊपर वाले पे आगे होगा, समझ आएगा, ऊपर वाले पे आगे होगा, ठीक है, नीचे वाले पे पीछे होगा। ठीक है, अब सवाल को मैंने बहुत डिस्कशन कर दिया, आई थिंक मुझे 5:30 के आसपास 5:45 पे क्लास शुरू हुई थी। पहले ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि वो हो भी रहा है या नहीं। हाँ, अब देखो पहली चीज तो डिसाइड हो गई कि फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ये डिसाइड हो गया, इसके बाद तो आगे चले ना। ठीक है, फ्रिक्शन ये डिसाइड हो गया कि आगे की तरफ लगेगा, उसके बाद आगे चलना है। उसके बाद की कहानी क्या है, अब जो है, अब मेन कंसेप्ट ये है, म्यू की वैल्यू शायद मैंने 0.2 दे रखी थी, इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट था वो 0.2 दे रखा था ना, तो बीच की सरफेस रफ है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2। ठीक है, ये स्मूथ है। अब सवाल पैदा होता है कि ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं या अलग अलग मूव कर रहे हैं, ये चेक करना कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं या अलग अलग मूव कर रहे हैं। अब ये तरीका सुनना, हम ये मान के चलेंगे दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, मान के चलेंगे, वो बाद में, ठीक है, मान के चलेंगे दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, और अगर ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इनके बीच का वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, और ऑब्वियसली जब एक सरफेस दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम नहीं हो, कम हो सकती है, लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम चेक कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चेक करने के अंदाज से। तो कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या है, तो मैं पूरा प्रोसीजर लिखा नहीं रहा हूं, तुम साइकोलॉजिकली समझ लो, और बाद में भले ही अगर तुम्हें जरूरत हो तो लिख लेना, लिखाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मेरे वीडियो, मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में वीडियो पॉज करके प्रोसीजर लिखना हो तो लिख लेना, है ना, क्योंकि बाकी सब लोग इसको लिखाते हैं फिर बच्चे रटते हैं, तो मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकली समझो, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। तो पहले, क्योंकि ये कोई मेथड ऐसा नहीं जो किताब में लिखा हुआ है, ये किसी ने सॉल्व करते करते अपने दिमाग से सोचा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम्हारे दिमाग में खुद ही आया था, तो तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रोसीजर आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले ये मान के चलता हूं कि इसका एक्सेलरेशन सेम है। अगर इसका एक्सेलरेशन सेम है तो ऑब्वियसली दोनों को मैं एक साथ ले सकता हूं, अगर मैंने ये एज्यूम करके चलना होगा, और हो सकता है एजम्पशन तो गलत भी हो सकते हैं, तो मैंने ये एज्यूम करके चला कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो मैंने दोनों का फ्री बॉडी एक साथ बना लिया। ठीक है, पिंक के ऊपर ये रख दिया, इसका मतलब दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। अगर दोनों को एक साथ ले लिया तो पुराने लॉजिक तो यहाँ पे लगेंगे कि फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अगर मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूं, लॉजिक पे ध्यान रखो, अभी तक जो भी लगाया है तुम सबको शुरू से आखिरी तक जो पढ़ते आए हो, हर चीज हर सवाल में लगेगी। तो मैंने जो पिछला बताया है वो आगे हर जगह लगेगा, तो कुछ भी कभी खत्म नहीं होगा। इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट तो लगेगा कि अगर दोनों को मैं एक साथ लेता हूं तो फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएंगे, तो मैं अगर दोनों को एक साथ लेता हूं तो इस पे एक ही फोर्स लगेगा, F, बाहर वाला फोर्स। ठीक है, ये एक ही ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, और इसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है A। अब न्यूटन का नियम लगाता हूं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेट फोर्स 10 न्यूटन है और मास इसका कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 kg। आई होप ये समझ रहे हो। और A की वैल्यू क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी सवाल हुआ नहीं है, A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, और मैंने ये माना है कि ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। ध्यान देना, अगर ये इसके साथ मूव कर रहा है
तो इसकी जो लोअर सरफेस है ना, इसको ड्रिल इस साथ साथ तभी मूव कर सकता है जब इसकी लोअर सरफेस इसकी अपर सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, वरना ये अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर ये साथ साथ मूव कर रहे हैं तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लें। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को अकेले को फ्री बॉडी ले लेते हैं, ऊपर वाले को अकेले को फ्री बॉडी ले लेते हैं, इसको फ्री बॉडी ले लिया, तो अकेले को ऊपर वाले को फ्री बॉडी लोगे तो उस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है F, उस पर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, F वर्क कर रहा है। एसिलेशन हम निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, एसिलेशन निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करें F इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 2 kg, ऊपर वाले का मास 2 kg, तो फिर न्यूटन का नियम लगाएं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी 2 into 2, यानी आ जाएगा 4 न्यूटन। मगर अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये चीज तभी सही होगी जब ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और साथ साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे, ये चेक करने की एक ही कंडीशन है कि अगर ये साथ साथ मूव कर रहे हैं तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो ये जो 4 न्यूटन निकला है, ये अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमने लिया है, यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमने लिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन लिया है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और अब ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फिर हर चीज में बहुत लंबा हो जाएगा। μs की वैल्यू 0.2 है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2g के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसका वेट बैलेंस करेगा। आई होप तुमने शुरू से सारे वीडियोस देखे हो, तो ये 20 आ जाएगा। और फिर हम, जो मेरे साथ अक्सर होता है दुर्भाग्य, कि एकदम बाउंड्री पे रुकते आके, ये भी 4 न्यूटन, ये बाई चांस की बात है कि दोनों 4 न्यूटन आ रहे हैं, मगर ये साथ साथ मूव कर रहे हैं, इससे ज्यादा होता तो नहीं चलता, है ना। ये F अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर भी है तब भी ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बाई चांस स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ गई है। ठीक है, बाई चांस स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ गई है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, मैं फिर से इस प्रोसेस को जल्दी से इसको प्रोसेस को, ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर तो चांसेस बहुत कम ही हो गए ना कि तो क्या होगा देखते हैं ना। ये फर्स्ट हो गया, 1 मिनट, ये फर्स्ट इसको